हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है आज से क्वार्टरली एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है और आज 9th और 10th का इंग्लिश का पेपर था। 9th क्लास का सॉल्यूशन भी हमने पोस्ट कर दिया है हमारे यूट्यूब चैनल ट्यूटर एट योर होम पर। और ये जो है क्लास 10th का है, इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। पेपर काफ़ी अच्छा था और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस थे और क्या आंसर्स रहे हैं और आपने कितना अच्छे से अटैम्प्ट किया है ये प्रश्न पत्र। चलिए, तो ये पैराग्राफ आपको पहला प्रश्न था जो इसमें आपको रीडिंग सेक्शन अटैम्प्ट करने थे। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 था, जो एक पैराग्राफ था स्मॉल पॉक्स के ऊपर और उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दे रखे थे। तो हम इसको नहीं रीड करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। पहला प्रश्न था जिसमें पूछा था, अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ विच वाज द स्ट्रेटजी यूज्ड टू एलिमिनेट द स्प्रेड ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो इसका आंसर जो है वो है आइसोलेशन ऑफ विक्टिम एंड मास वैक्सीनेशन। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टाइटल फॉर द पैसेज। तो इसको हम बेस्ट टाइटल अगर देना चाहेंगे तो सबसे बेस्ट टाइटल क्या, इरेडिकेशन, क्योंकि पूरे इस पैराग्राफ में कैसे इरेडिकेट किया गया, मतलब कैसे हटाया स्मॉल पॉक्स पूरे दुनिया से, उस पर बात हुई है। तो ये इसका जो है बेस्ट टाइटल हो सकता है। फिर प्रश्न नंबर 3 इसी का लिखा है, विथ रेफरेंस टू द अबोव पैसेज विच स्टेटमेंट डजंट रिफर टू स्मॉल पॉक्स। बाकी सब चीज़ तो इसके बारे में बात कर रही है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ है जो इसके बारे में बात नहीं कर रही है, जो है कि स्मॉल पॉक्स इज़ नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर। ऐसा तो है नहीं, स्मॉल पॉक्स तो ट्रांसमिटेड हो सकता था, लेकिन यहाँ पर लिखा है, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर 5 आपको ऑब्जेक्टिव दे रखे थे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऑब्जेक्टेड भी है क्योंकि बाकी सब में 4 ऑप्शन है और इसके अंदर 5 ऑप्शन दे दिए, यहाँ पर भी डी दे दिया, यहाँ पर भी डी दे दिया। बट इसका फिर भी अगर हम करेक्ट ऑप्शन माना जाए इन्हीं 5 में से, तो वो कौन सा जाएगा, स्मॉल पॉक्स इज़ नॉट ट्रांसमिटेड। ये ऐसा बोल रहा है कि स्मॉल पॉक्स ट्रांसमिटेड नहीं होती, मतलब एक से दूसरे को नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा तो नहीं था ना, स्मॉल पॉक्स तो एक से दूसरे को हो सकता है, तो ये स्मॉल पॉक्स को रिफ़र नहीं करता है। फिर नीचे से हम एक और देख लेते हैं, हमारा 4th क्वेश्चन क्या था, क्या बोल रहा है हमको कि फ्रॉम द अबोव पैसेज इट कैन बी इन्फोर्ड दैट। क्या इन्फोर कर सकते हैं हम, मतलब क्या समझ में आ रहा है हमको इससे कि स्मॉल पॉक्स विक्टिम नो लॉन्गर डाई व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट द डिजीज़। मतलब जब स्मॉल पॉक्स होता है तो अब जो लोग हैं वो इससे मरते नहीं हैं अगर इस डिजीज़ के कांटेक्ट में अगर वो आते हैं तो। नाउ 5th वाला जो है वो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट वाज द गोल ऑफ द कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स का क्या मतलब, किसके अगेंस्ट कैंपेन था। तो वो क्या चाहते थे, वो एलिमिनेट करना चाहते थे पूरी दुनिया से। क्या करना चाहते थे, एलिमिनेट मतलब हटाना चाहते थे स्मॉल पॉक्स को वर्ल्ड वाइड। कितने साल में, 10 ईयर्स में। देखो यहाँ पर आया था ना 1 डिकेड आया था एक पैराग्राफ ऊपर, अगर आप देखेंगे तो सेकंड लाइन में आपको मिलेगा 1 डिकेड। तो 1 डिकेड का मतलब क्या होता है, 1 डिकेड का मतलब होता है जब 10 साल पूरे होते हैं तो वो 1 डिकेड कहलाता है। ठीक है, तो इसमें आप टेंशन नहीं, ये मत सोचना कि 10 कहाँ लिखा हुआ, 10 नहीं लिखा हुआ मिलेगा, 1 डिकेड लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो यही तो आपको समझना है पैराग्राफ में। चलिए पैराग्राफ नंबर 2 देख लेते हैं। ये भी एक पैराग्राफ आपको दे रखा था जो सेल्फ डिसिप्लिन और रिस्क कैसे हम लाइफ में लेके चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं ज़िंदगी में। उसका पहला प्रश्न था, हाउ डज़ द ऑथर रिवॉर्ड हिम आफ्टर हिज सक्सेस। अपने आप को कैसे रिवॉर्ड करता है, तो वो क्या करता है, एक छोटी छुट्टी ले लेता है ना, बाय टेकिंग अ शॉर्ट हॉलीडे। व्हाट डज़ द ऑथर ट्राई टू कन्वे। ऑथर क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहा है, वन हैज़ टू वर्क हार्ड एंड लर्न एट लीस्ट फ्रॉम फेलियर। मतलब हमको कड़ी मेहनत करनी चाहिए और हमारी फेलियर से हमको क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन था, वाई डू आर अचीवमेंट्स फेल टू कॉरलेट विथ आर पोटेंशियल। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम में कमी है सेल्फ डिसिप्लिन की, इसलिए ऐसा होता है। व्हाट डज़ एवरी चांस इन आर लाइफ टीचर्स। हमको क्या सिखाता है, हमको हेल्प करता है सीखने में। जो हमारी ज़िंदगी में जो भी मौके हमको मिलते हैं वो हमको हेल्प करते हैं कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने में। 5वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, हाउ डज़ वंस सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप। देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस कब डेवलप होगा, जब आप रिस्क लेंगे लाइफ में, जब आप आगे बढ़ने के लिए सोचेंगे तो मिस्टेक्स भी करेंगे और उस मिस्टेक्स से आप क्या करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। यहाँ से आगे आपका सेक्शन नंबर बी जो है राइटिंग स्किल, उसका नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें आपको नोट मेकिंग करनी थी। रेड क्रॉस सोसाइटी किस तरह से काम करती है उसी के ऊपर पूरा पैराग्राफ दिया हुआ था,
है ना। उसके ऊपर आपको नोट मेकिंग करनी थी और टाइटल भी देना था, जिसके अंदर टाइटल का 1 मार्क है और बाकी 3 जो मतलब नंबर हैं वो आपके नोट मेकिंग के हैं। तो इसके अंदर आपने कोई भी टाइटल दिया हो, अगर नोट मेकिंग रेड क्रॉस सोसाइटी दिया हो तो भी ये सही है, ठीक है, चल जाएगा, क्योंकि यही कीवर्ड है, इसी के ऊपर पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो अगर आपने रेड क्रॉस सोसाइटी इसका टाइटल दिया है तो आपको ज़रूर इसमें 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 4 में क्या करना था, आपको लिखना था एक लेटर कि आप अपने फ्रेंड को बुला रहे हैं समर वैकेशन पे। इसके अंदर आपको एड्रेस भी दिया था, जयदेव शुक्ला बन के आपको ये लेटर लिखना था। अगर आपने ये नहीं किया है तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट किया होगा, तो आई थिंक आपने अपने अकॉर्डिंग ये एप्लीकेशन या लेटर तो अटैम्प्ट कर ही लिया होगा। प्रश्न नंबर 5 में देखिए, अब आप थोड़ा सा सीखिए लास्ट 2 ईयर्स से, मतलब लास्ट ईयर भी मैंने देखा था कि वंडर ऑफ साइंस या फेस्टिवल जैसे ऐसे नहीं पूछे जा रहे हैं, कुछ नए ऐसे नए टॉपिक्स बोर्ड ने इंक्लूड करे हैं। तो प्लीज़ पुराने पैटर्न पे मत रहिएगा, कुछ नए टॉपिक्स को भी आप डिग करिए, नए टॉपिक को भी आप टच करिए, जैसे इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश हो गया, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो गया, कंप्यूटर एंड मोबाइल जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उनसे रिलेटेड बिल्कुल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो वंडर ऑफ साइंस और फेस्टिवल और माय हॉबी को थोड़ा सा भूलिए और इन नए टॉपिक्स को डिस्कवर करिए और इनको याद करने की कोशिश करिए अब आप, है ना। सो आई होप आपने ये भी अटैम्प्ट कर ही ली होगी अपने अकॉर्डिंग। फिर आपको एक पिक्चर दी थी, जो थी पिक्चर आपकी इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल, मतलब मोबाइल का क्या इम्पैक्ट है, क्या असर है स्टूडेंट्स की लाइफ पर। 75 वर्ड में लिखना था, 7 से 8 लाइन में आपको 3 नंबर में दिया है, कुछ हिंट्स भी दे रखी थी। तो ये हिंट्स को यूज़ करके आपने सेंटेंस आई होप बना लिए होंगे। ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप सभी के सेंटेंसेस अलग अलग रहे होंगे, आपने सब ने अपने अपने अकॉर्डिंग लिखा होगा, तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। आगे हम जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस पेपर में। चलिए ग्रामर सेक्शन में आ जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा ग्रामर का, क्योंकि इससे पूरे 10 नंबर का पूछा जाता है हमको। तो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पूछा है एनी 5 आपको अटैम्प्ट करने हैं, 6 दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है दे डिडंट प्ले वेल डैश दे वॉन, मतलब उन्होंने अच्छा नहीं करा फिर भी वो जीत गए। तो फिर भी के लिए वर्ड क्या होता है, येट, ठीक है। तो देयर इज़ नॉट डैश वाटर इन द पूल, तो यहाँ आंसर आएगा एनी। क्या लगेगा, एनी। क्यों लगेगा, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो उसके साथ आपको सेंटेंस का जो सेंस है वो नेगेटिव आ रहा है, तो और एनी वर्ड क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो एनी करेक्ट वर्ड है इसमें। दे हैव बीन प्लेइंग हियर डैश 2 आवर्स, 2 घंटे से खेल रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से ये, तो उसका एक रूल चलता है जब अपन टाइम की बात करते हैं तो या तो सिंस यूज़ होता है या फॉर होता है। क्योंकि ये 2 आवर्स की बात हो रही है तो हम उसके साथ में क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। अब फोर्थ वाला देख लो, ही हैज़ डैश मैनी प्लेज, है ना। तो यहाँ पर देखो ही के साथ में क्या आया, हैज़ आया है। हैज़ प्रेजेंट की वर्ब होती है, तो प्रेजेंट की वर्ब के साथ अगर मेन वर्ब आएगी तो कौन सी आएगी, रिटर्न आएगी, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मतलब उसने बहुत सारे प्लेज लिखे। अब यहाँ पे प्लेज खेलना नहीं है, है ना, प्लेज मतलब होता है कि नाटक। यहाँ पर प्लेज का मतलब क्या है, नाटक, मतलब उसने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, ध्यान रखिए ना, ये पता होना चाहिए आपको। हिज ब्रदर इज डैश आर जे इन अ लोकल रेडियो चैनल। आर जे देखो यहाँ पर क्या आएगा, ए एन आएगा, क्योंकि आर जे का जो प्रोनाउंसिएशन है वो अ का आ रहा है, ठीक है। फिर 6th वाला अगर आपने अटैम्प्ट किया है तो ये क्वेश्चन है, आप किसी से कुछ मांग रहे हैं तो आप फॉर्मल वर्ड का यूज़ करेंगे जो होता है मे। चलिए अब डू एज डायरेक्ट देख लो। डू एज डायरेक्ट में भी आपको 5 करने थे। पहला क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको नेगेटिव बनाना था, ही डिड हिज वर्क वेल। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इस डिड के बाद तो नॉट लगा देना है, लेकिन आपको डिड, ये वाला जो डिड है मेन वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म भी करना पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट डू, क्या आ जाएगा, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, ठीक है। ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। एक डिड तो हेल्पिंग वर्ब और एक डिड आपकी मेन वर्ब के बारे में बता रही है, एक्शन के बारे में बता रही है। फिर ही इज टू पुअर टू प्ले हिज ही इज़ टू पुअर टू पे हिज फीस। हमको सेंटेंस को रीराइट करना था सो दैट का यूज़ करके। तो यहाँ पर देखो मैंने लिख ही रखा है इधर साइड में, आप लिखेंगे ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज
फीस। जब हम सो दैट का यूज़ करेंगे तो इस टू का मतलब ही होता है सो, मतलब बहुत, मतलब वो इतना पुअर है कि अपनी फीस पे नहीं कर सकता। पीछे वाला सेंटेंस जो है वो नेगेटिव बनेगा, है ना, इसलिए हम उसके लिए कैन नॉट का यूज़ करेंगे। क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस था इसलिए हमने कैन नॉट यूज़ करा। अगर यहाँ पर वॉज होता है या हैड होता है, कुछ ऐसा होता, पास्ट टेंस होता, तो फिर नेक्स्ट वाला सेंटेंस भी क्या करते हैं, हम पास्ट बना देते हैं। ये थर्ड वाला जो है ये आपको जंबल वर्ड्स दे दिए हैं, तो अनजंबल करना था, सेंटेंस बनाना था प्रॉपर। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, मैंने यहाँ पर नंबरिंग कर रखी है, चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। ये रीअरेंज हो जाएगा, आपका मीनिंगफुल सेंटेंस निकल के आ जाएगा। फोर्थ में दे आर सेलिंग देयर हाउस, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट में अगर चेंज करने के लिए बोला है तो पहले तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब, और क्योंकि ये परफेक्ट है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जब भी परफेक्ट है मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म। तो ये सेलिंग का तो थर्ड फॉर्म कर दो सोल्ड, ठीक है। और क्योंकि ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होती या तो होती है हैज़ या होती हैव। तो दे के साथ क्या लगेगी, हैव लगेगी, तो आर हटा दो और इसकी जगह क्या कर दो, हैव। तो आर सेलिंग की जगह क्या आ जाएगा, हैव सोल्ड, और आंसर क्या हो जाएगा, दे हैव सोल्ड देयर हाउस। अब फिफ्थ देख लीजिए, द बॉय इज माई कजिन, द बॉय इज वेयरिंग अ पिंक शर्ट। अब इसको ये रिलेटिव क्लॉज था तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करने के लिए बोला था, सेंटेंस को कंबाइन करना था हु को यूज़ करते हुए। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है, द बॉय, यहाँ पर भी द बॉय, दोनों में एक ही पर्सन की बात हो रही है। पर्सन की बात होती है तभी अपन क्या लगाते हैं, हु लगाते हैं। तो कुछ मत करो, यहाँ से द बॉय हटा दो और यहाँ क्या लिख दो, हु। ये भी सही है ना, द बॉय इज माई कजिन हु इज वेयरिंग अ पिंक शर्ट। लेकिन अगर किसी ने ऐसा लिखा है, द बॉय हु इज वेयरिंग अ पिंक शर्ट इज माई कजिन, वो भी सही है ना, दोनों सही होगा इस मायने में। द बॉय इज माई कजिन हु इज वेयरिंग अ पिंक शर्ट, या द बॉय हु इज वेयरिंग अ पिंक शर्ट इज माई कजिन, दोनों ही सही है। ही डिड नॉट गो टू स्कूल ही वॉज इल, कुछ नहीं करना था, दोनों सेंटेंस के बीच में क्या लगा देना था यहाँ पर, बिकॉज, और बिकॉज से जुड़ जाएगा सेंटेंस, सिंपल था। चलिए अब टेक्स्ट बुक के एक्सट्रैक्ट्स पे आ जाते हैं। यहाँ पर कुछ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं, फिर एक्सट्रैक्ट भी दे रखा है यहाँ पर। ये सब टेक्स्ट बुक के हमारे मेन बुक के हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे हुए थे। पहला क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज़ द कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, तो वो किसको अपनी वेल्थ, अपना धन किसको मानते हैं, वहाँ के लोगों को। मिस्टर की सिंह आस्क्ड एन टू राइट एन ऐसे, उनको ऐसे लिखने के लिए कहा था, एज किस तरह से लिखने के लिए, होमवर्क था, प्रोजेक्ट था, नहीं, पनिशमेंट था, यस, उसको पनिशमेंट दिया था ना कि जाओ चैटर बॉक्स पे लिख के आओ। फिर इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स दिया था, फिर क्वैक क्वैक सेज मिस चैटर बॉक्स इस पे दिया था, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के बारे में लेंचो क्या सोचता था, क्या सोचता था कि भैया वो सब तो क्या है, बंच ऑफ क्रुक्स, मतलब धोखा देने वाले लोग हैं, उन्होंने धोखा दिया है, मेरे पैसे रख लिए हैं, है ना, तो बंच ऑफ क्रुक्स मांगता था उनको। द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट बाय, देखो जब डस्ट, स्नो की डस्ट पोएट के शोल्डर पे गिरती है तो वो कोई सैड मूड में होता है और सडनली उसका मूड क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो डस्ट ऑफ स्नो ने क्या करा था, उसका मूड चेंज कर दिया था, चेंजिंग हिज मूड करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट एक और एक्सट्रैक्ट है, ये दे रखा था लेंचो चैप्टर से ही, तो लेंचो का चैप्टर से एक एक्सट्रैक्ट पैराग्राफ छोटा सा उठा के दे दिया, इसी के ऊपर आपको क्वेश्चंस बना के दे दिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का हाउस कहाँ पर था, तो देखो वो कहाँ पर था, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, है ना, एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर टॉप पर था। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड क्लोजली, क्लोजली का मतलब होता है इंटीमेटली, बहुत पास में, है ना। फ्रॉम विच लेसन, कौन से लेसन से ये टेक्स्ट लिया गया है, तो ये तो पता ही है हमको, लेटर टू गॉड। चलिए अब आता है बी वाला पार्ट। बी में ये आपको एक स्टैंजा दे दिया है एक पोएम का, इसको रीड करना है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि सारी पोएम्स, सारे पैराग्राफ्स चैप्टर के अच्छे से रीड करिए, एक्सट्रैक्ट उठ के आता है। सो ये एक छोटा सा स्टैंजा है किसी पोएम का, देखते हैं, पता करते हैं। मैं डायरेक्ट पढ़ूंगी नहीं आपके लिए, सिर्फ क्वेश्चंस बता दूंगी। व्हाट डज ही स्टेयर एट, देखो रात के समय जो टाइगर था वो किसको स्टेयर कर रहा था, टाइगर इन द जू के स्टैंजा है ये, और लास्ट स्टैंजा है ये। तो जब पेट्रोलिंग कार, मतलब जो गश्त करती हुई कारें होती हैं, जब घूम रही होती है जू के आसपास,
तो उस समय उस रात को जो टाइगर है वो किसको देखता रहता है अपनी चमकती हुई आंखों से, अपनी ब्रिलियंट इंटेलिजेंट आईज से किसको देखता रहता है? वो देखता रहता है स्टार्स को। तो यहाँ पर स्टार करेक्ट है। ठीक है, यहाँ लिखा है ना ब्रिलियंट आइज, स्टेयर्स मतलब घूरना, है ना, अपनी ब्रिलियंट आइज से किसको? ब्रिलियंट स्टार्स को। तो उसकी आइज को भी ब्रिलियंट बोला और स्टार्स को भी क्या बोला? ब्रिलियंट। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट? ब्रिलियंट का अपोजिट क्या होगा? देखो यहाँ पर ये एरर था ना एग्जाम में, ये डल है यहाँ पर। ठीक है, तो इंटेलिजेंट और ग्लैर तो हो नहीं सकता, ये अपोजिट नहीं है, तो ब्रिलियंट का अपोजिट क्या है? डल। यहाँ पर करेक्शन था, DULL है, ये LF भी आ गया, लेकिन ये वर्ड डल है। चलिए, कौन से चैप्टर से या पोएम्स से ली गई है ये लाइंस? तो ये लाइंस थी अ टाइगर इन द जू, टाइगर इन द जू से ली हुई थी। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर था इसका। बाकी अब क्वेश्चन नंबर 11 से आपके प्रश्न उत्तर थे, जहाँ पर आपको यहाँ पर एनी 6 अटैम्प्ट करने थे। तो आई होप आपने ये सब अपने अकॉर्डिंग लिख लिए होंगे, जैसा भी आपने परफॉर्म किया है एग्ज़ाम में। सो ये हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सबके अलग अलग हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 और 15। ठीक है, यहाँ तक अपना पेपर था। सो आई होप आपने जो पेपर अटैम्प्ट किया है, जो मैंने आपको आंसर्स यहाँ पर बताए हैं, उससे मैच खाते होंगे और आप अच्छे फ्लाइंग कलर्स के साथ में इंग्लिश के पेपर में अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। सो यहाँ पर हमारा ये पेपर सॉल्व हो गया, इसका सॉल्यूशन भी हमने बता दिया। सो यहाँ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ 11th-12th में। जब 11th-12th का पेपर होगा उसका भी सॉल्यूशन हम लेके आएंगे। तब तक के लिए good luck and study hard. Thank you.